हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यानी डीजल पावर प्लांट या इसी को डीजल पावर स्टेशन कहते हैं। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि डीजल पावर प्लांट क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डीजल पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन के अंदर इतना बात आपको याद रखना होगा कि डीजल पावर प्लांट क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, डीजल इंजन का और अल्टरनेटर का। तो हम लोग यहाँ पर एज ए प्राइम मूवर क्या करते हैं, हम लोग डीजल इंजन को यूज़ करते हैं। तो डीजल पावर प्लांट के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा वो डीजल इंजन और अल्टरनेटर दोनों की सहायता से मिलेगा। तो ये डीजल इंजन क्या करता है, आपका हमारा डीजल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदलने के लिए डीजल इंजन का उपयोग करते हैं हम लोग। और यही डीजल इंजन आपका क्या है, एज ए प्राइम मूवर काम करता है, यानी आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इस मैकेनिकल एनर्जी को लेकर हम अल्टरनेटर को देंगे और अल्टरनेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो आपका इलेक्ट्रिकल या डीजल पावर प्लांट के अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट है, दो डिवाइस लगा हुआ होगा, दो इक्विपमेंट लगा होगा। एक तो आपका डीजल इंजन होगा और दूसरा अल्टरनेटर होगा, और ये दोनों आपस में मैकेनिकली कपल्ड होगा। डीजल इंजन के अंदर हम लोग डीजल डालेंगे, जिसकी वजह से डीजल एनर्जी आपका मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदल जाएगा और मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर को देंगे और फाइनली आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। तो डीजल पावर प्लांट क्या है, ऐसा पावर प्लांट जो डीजल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदल देता है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग डीजल पावर प्लांट कहते हैं। ये शॉर्ट के अंदर याद रखिए कि आपका प्राइम मूवर के तौर पर हम लोग डीजल इंजन को यूज़ करते हैं। तो ये जो प्लांट है बहुत सिंपल प्लांट है और ऐसा प्लांट है जो आप लोग और हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, अपने घर के आसपास देखते हैं। यानी आपके शादी ब्याह के अंदर, फंक्शन के अंदर, मैरिज हॉल के अंदर जो आप जनरेटर लगा हुआ देखते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, डीजल पावर प्लांट होता है। उसके अंदर आप देखिएगा क्या करते हैं, हम लोग डीजल डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तो अभी तो यही तो बात कर रहे थे, डीजल पावर प्लांट के अंदर क्या होगा, आपका डीजल एनर्जी देंगे, हम लोग डीजल देंगे और डीजल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर बदल जाएगा। तो हमारे घर के पास शादी ब्याह के अंदर जो आप देखते हैं जनरेटर यूज़ होता है वो एक्चुअली जनरेटर नहीं है, तो वो क्या है, आपका जनरेटर और डीजल इंजन का कॉम्बिनेशन है और वो अपने आप में एक कंप्लीट पावर प्लांट है। और वो पावर प्लांट ही आपका क्या है, डीजल पावर प्लांट है। लेकिन वो छोटा होता है और हम लोग जो बात करेंगे, डायग्राम देखेंगे, इसके बाद थोड़े बड़े रेटिंग की देखेंगे, लेकिन सारा चीज़ सेम है। जैसे वहाँ पर आप रेडिएटर लगा होता है, कूलिंग सिस्टम होगा, डीजल इंजन होगा, उसके बगल में आपका अल्टरनेटर लगा हुआ हो और वो एक कंप्लीट पावर प्लांट होता है। सिमिलरली इसी तरह का पावर प्लांट की बात हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा अंतर इतना है कि थोड़ा सा हम लोग बड़ा रेटिंग के लिए बात करेंगे और यहाँ पर हमारे घर के पास शादी ब्याह में जो यूज़ होता है वो थोड़े छोटे रेटिंग का होता है। लेकिन आपका जो इक्विपमेंट कंपोनेंट की आवश्यकता वहाँ पर है, सेम बड़े रेटिंग के लिए भी वही चीज़ है। तो आपका वो जो आप देख रहे हैं जनरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो केवल जनरेटर नहीं, वो कंप्लीट डीजल पावर प्लांट है। यानी उसके अंदर डीजल इंजन लगा हुआ भी है और साथ में अल्टरनेटर भी लगा हुआ है, दोनों मैकेनिकली कपल्ड है। और आपका डीजल एनर्जी यानी डीजल आप दे रहे हैं, वहाँ से डीजल की जो एनर्जी है वो आपका अल्टरनेटर को जा रहा है और वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और फाइनली आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल जा रहा है। तो वो डीजल पावर प्लांट है। एक बार आप जाकर अगर होगा आसपास में तो ध्यान से देखिएगा और फिर डायग्राम को हम जो बताएंगे उसको समझिएगा, तो बहुत आसानी से आपको ईजिली समझ में आएगा। तो ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बात हो गई डीजल पावर प्लांट की। अब हम लोग कुछ एडवांटेज जानते हैं डीजल पावर स्टेशन का या डीजल पावर प्लांट का, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या लिखा गया, पहला बेनिफिट एडवांटेज, द कैपिटल कॉस्ट इज लेस। यानी इस प्लांट का जो कैपिटल कॉस्ट है वो लेस होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द अदर पावर प्लांट। ये थर्मल की बात कीजिए, चाहे आपका हाइड्रो की बात कीजिए, तो बहुत ज़्यादा हमारा कॉस्ट लगता है, डैम बनाना होता है। या अदर में आपका न्यूक्लियर की बात कीजिए तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर कॉस्ट जो होता है वो बहुत हाई होता है, हाई इनिशियल कॉस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट हाई नहीं होगा। तो पहला पॉइंट जो एडवांटेज इसका, द कैपिटल कॉस्ट इज लेस।
दूसरा एडवांटेज क्या लिखा गया है, फ्लेक्सिबल साइटिंग। फ्लेक्सिबल साइटिंग का मतलब क्या हुआ, हम इस प्लांट को कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप हाइड्रो की बात कीजिए तो उसके अंदर फ्लेक्सिबल साइटिंग नहीं होती, हमेशा आपको कहाँ बनाना होगा, तो रिवर के पास बनाना होगा, जहाँ रिवर है वहीं बनाना होगा, ठीक है। हिली एरिया के अंदर, पहाड़ी एरिया के अंदर, जहाँ पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है उस तरह का एरिया के अंदर बनाना होगा। अगर आप विंड पावर प्लांट की बात करें तो विंड पावर कहाँ बनाएंगे, आप जहाँ पर विंड फ्लो हो रहा है, यानी आपका समुद्री क्षेत्र के अंदर, समुद्री का जो एरिया होता है, समुद्र का किनारा, वहाँ पर बनाना होगा। तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह पर आप देखेंगे शादी ब्याह के अंदर भी, जहाँ पर चाहे उठा के ले गए और आपका पावर जनरेशन का काम कर लिया, तो ये फ्लेक्सिबल साइटिंग होता है, कहीं पर भी आप पावर जनरेशन का काम कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका हुआ। तीसरा क्या एडवांटेज हुआ, इट रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर कूलिंग, ठीक है। तो आपका जो वाटर है वो क्या चाहिए, इसमें कम चाहिए। अब इसी की तुलना में अगर आप हाइड्रो की बात, सॉरी आप थर्मल की बात करेंगे, चाहे न्यूक्लियर की बात करें, तो वहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, जिसकी वजह से आपका वाटर का खपत काफ़ी होता है कूलिंग पर्पस के लिए। लेकिन यहाँ पर उतना हेवी वाटर, यहाँ पर भी कूलिंग के लिए हमको पानी चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है। अब पानी की आवश्यकता कम है तो उसके लिए जो मेहनत पैसा लगेगा वो कम लगेगा, कॉस्ट कम आएगा। तो इट रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर कूलिंग, ठीक है। तो इसका बड़ा एडवांटेज है कि पानी की जो खपत है, पानी की आवश्यकता है कूलिंग के लिए, वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हमको थर्मल या न्यूक्लियर के अंदर आवश्यकता होता है। तो तीसरा बेनिफिट हो गया, ये हमारा कूलिंग वाटर कम चाहिए। चौथा आपका इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस, यानी जगह भी इसको क्या चाहिए, कम चाहिए। सेम रेटिंग के लिए हम बात करें, यदि आपका सेम रेटिंग, आपका हाइड्रो भी है, थर्मल भी है और आपका अदर प्लांट है, तो उसकी तुलना में अगर आप सेम रेटिंग का डीजल पावर प्लांट बनाइएगा तो ये जगह क्या लेगा, कम लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी जगह की आवश्यकता है। बगल में आपका डीजल इंजन लगा दिए, बगल में अल्टरनेटर लगा लिए, तो आपका बहुत नज़दीक में सारा जनरेशन का काम होगा। तो जगह ऑक्यूपाई जो कर रहा है, स्पेस, वो कम जगह लेता है डीजल पावर प्लांट। इसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सच प्लांट इज़ वेरी सिंपल, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होगा और इंस्टॉलेशन करना भी आपको आसान होगा। इंस्टॉलेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं और वहाँ पर इंस्टॉल करके आप पावर जनरेशन का काम कर सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन यानी संरचना, बनावट, कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करने का जो आपका प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन ऑफ सच प्लांट इज़ वेरी सिंपल, आसान होता है। इसकी तुलना में जो भी आप बात करेंगे, चाहे हाइड्रो हो, चाहे आपका थर्मल हो, न्यूक्लियर हो, सब में इंस्टॉलेशन भी प्रॉब्लम है और डिज़ाइन भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। खासकर आपका न्यूक्लियर का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसकी तुलना में आपका डीजल आसान होता है, डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लिसिटी नहीं है और इंस्टॉलेशन भी आसान होगा। और नेक्स्ट क्या एडवांटेज है, छठा एडवांटेज हमने लिखा है, इट कैन स्टार्टेड क्विकली, यानी बहुत फास्ट, जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसको स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप देखा होगा शादी ब्याह में भी हैंडल मारते हैं हम लोग और तुरंत स्टार्ट हो जाता है, यानी स्टार्ट होने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जैसा कि आपको थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। 6-7 घंटा आपको सिर्फ स्टार्ट होने में लगता है। उसको आप कोयला जलाइएगा, हीट प्रोड्यूस होगा, फिर वाटर को दीजिएगा, बॉयल होगा, वाटर स्टीम बदलेगा, तो कुल बहुत समय लगता है। इसी प्रकार आपका न्यूक्लियर के अंदर भी समय लगेगा, लेकिन आपका डीजल पावर प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इट स्टार्ट क्विकली, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है और आपका सप्लाई देने लगेगा, ठीक है। हम इससे लोड कनेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट रिक्वायर लेस ऑपरेटिंग स्टाफ, आदमी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसको। जैसा कि आपका थर्मल या न्यूक्लियर के अंदर आदमी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर लेस स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, यानी बहुत ज़्यादा आदमी की, स्टाफ की, काम करने वाली की आवश्यकता नहीं होती। बहुत आसानी से कम लोग भी मिलकर इसको जनरेशन का काम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया एडवांटेज, थर्मल इफिशियंसी ऑफ सच प्लांट इज़ हायर देन दैट स्टीम प्लांट, यानी इफिशियंसी इसकी क्या होती है, हायर होगी। किसकी तुलना में बात किया जा रहा है, तो स्टीम पावर प्लांट यानी आपका थर्मल पावर प्लांट की तुलना में। तो जो थर्मल का हीट यानी कोयला का हीट होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में 100% कन्वर्ट नहीं होता, बहुत कम परसेंटेज यानी 20-30% ही उसका
आपका ट्रांसफ़र हो पाता है मैकेनिकल के अंदर, लेकिन उसकी तुलना में इसकी थर्मल इफ़िशियंसी अच्छी होती है, यानी इसका जो डीजल इंजन का हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट आपका इनफ अमाउंट के अंदर मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा। तो थर्मल इफ़िशियंसी ऑफ सच प्लांट इज़ हायर देन दैट ऑफ स्टीम पावर प्लांट, स्टीम की तुलना में हायर इफ़िशियंसी होगी थर्मल। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया, लेस फायर हैजार्ड, यानी आग लगने का जो चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, वो भी क्या है इसके अंदर कम है। अब कोल पावर प्लांट के अंदर तो वहाँ तो कोयला जला ही रहे हम लोग, वहाँ पर भी आग लग सकता है। दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर भी चेन रिएक्शन होता है, ब्लास्ट हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, तो इस प्रकार का कोई चांस यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन यानी कि लेस फायर हैजार्ड, आग से जो नुकसान होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी, संभावना इसके अंदर कम होती है, लेस फायर हैजार्ड। लास्ट डिसएडवांटेज क्या लिखा गया है, फ्री फ्रॉम ऐश हैंडलिंग, यानी जैसा कि आपका थर्मल के अंदर हम लोग क्या करते थे, आपका ऐश, कोयला जलने के बाद राख बचता है, ऐश बचता है, उसको निकालना, हटाना, बाहर भेजना, तो ये अपने आप में एक काम है, उसके लिए भी पैसा आपको लग रहा है। लेकिन इसमें कोई तो ऐश बचता नहीं है, डीजल जलाए और सारा आपका क्या हो गया, मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर कोई ऐश नहीं बचता है, इसीलिए एक एडवांटेज हमको मिल जाता है, फ्री फ्रॉम ऐश हैंडलिंग, यानी ऐश को हैंडल करने का हमको कोई आवश्यकता नहीं होता है। और क्या है इसमें एंड लिखा गया, सच प्लांट, ये अलग पॉइंट भी आप बना सकते हैं, सच प्लांट कैन रिस्पॉन्ड टू वेरी लोड विदाउट एनी डिफिकल्टी, यानी वेरी करने का मतलब वेरी हो रहा, बदल रहा है, लोड वेरिएबल है, कभी लोड कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो उस स्थिति में ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका डीजल पावर प्लांट क्विक स्टार्ट भी होता है और क्विक रिस्पांस भी होता है, यानी आपका लोड कम रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जनरेशन कर लेगा, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो वेरी लोड विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, यानी लोड वेरी कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसको कंट्रोल करके आप जनरेशन जो हो रहा है उसको ईजिली कंट्रोल कर लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर यही बात कर लें थर्मल में, तो अगर लोड आपका फुल लोड यानी बहुत सारा इलेक्ट्रिकल जनरेट करें, सडनली आधा कर देंगे तो कोयला आपको क्या है, कंट्रोल करना उसको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। या आपका समझ ली कम अभी लोड है, आधा लोड है और सडनली बढ़ गया, तो आप कोयला आपको ज़्यादा जलाना होगा, आपको हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, तो वहाँ पर लोड के अकॉर्डिंग लोड वैरी हो रहा है तो वहाँ पर रिस्पॉन्ड करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसको लोड वैरी कर रहा है, वैरी लोड विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, ये आसानी से लोड को रिस्पॉन्ड करेगा, लोड को सप्लाई देगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इतना सारा एडवांटेज था डीजल पावर प्लांट का, लेकिन साथ में हम लोग को कुछ डिसएडवांटेज भी मिलता है। तो क्या है, पहला डिसएडवांटेज, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ हाई। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों हाई है, तो क्योंकि ये डीजल से चल रहा है और डीजल आपका क्या है, महंगा, और महंगा ही हो रहा है, अभी देख ही रहे होंगे आप लोग, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, महंगा होता है, ज़्यादा होता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, डीजल यूनिट कैपेसिटी इज़ लिमिटेड, यानी आप बहुत बड़े लेवल पर जनरेशन का काम डीजल पावर प्लांट से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, कि इसकी जो यूनिट की कैपेसिटी, यूनिट कहने का मतलब एक अकेला पावर प्लांट होता है, तो पावर प्लांट के अंदर मान के चलिए 10 मेगावाट जनरेशन होता है, 10 मेगावाट अकेला एक अल्टरनेटर से नहीं होता है, औसा आपका 10 ठो लगा हुआ होगा या 5 ठो लगा हुआ, 2-2 मेगावाट का 5 ठो लगा हुआ है या 1-1 मेगावाट का 10 ठो लगा हुआ है, तो हम लोग यूनिट उसको कहते हैं, तो सब मिलके जनरेशन का काम करता है। तो इसका जो डीजल पावर प्लांट का एक यूनिट होगा, इसकी क्षमता बहुत कम होती है, अधिक नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग बहुत बड़ा जो जनरेशन का काम होता है वो डीजल की सहायता से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका लिमिटेशन है। डीजल जलाना भी, इंजन देखिएगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, तो इसमें आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, नॉइस प्रोड्यूस होगा, तो बहुत बड़े लेवल पर हम इसकी सहायता से जनरेशन का काम नहीं कर सकते। इसीलिए जो यूनिट होगा इसका, उसका लिमिटेशन होगा, डीजल यूनिट कैपेसिटी इज़ लिमिटेड, यानी जो इसकी इकाई है, यूनिट है, अकेला जो यूनिट होगा वो बहुत अधिक पावर जनरेशन का काम नहीं कर सकेगा। डीजल यूनिट कैपेसिटी इज लिमिटेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नॉइस फ्रॉम द एग्जॉस्ट इज सीरियस प्रॉब्लम। आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, आपको मालूम होगा, इतना ज़्यादा होगा कि घर उर में हम लोग नज़दीक लगा नहीं सकते, थोड़ा बाहर लगाते हैं, ताकि आपका जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होगा, नॉइस पॉल्यूशन होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो नॉइस फ्रॉम द एग्जॉस्ट इज ए सीरियस प्रॉब्लम होता है डीजल के अंदर। लेकिन अब कुछ कुछ क्या हो गया है, नॉइस लेस डीजल पावर प्लांट भी आता है, जिसके अंदर आपका कंप्रेसर क्या लगा, नॉइस को कैंसिल करने का डिवाइस लगा हुआ होता है,
और साइलेंसर, हाँ याद आया, साइलेंसर लगा होता है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, नॉइस थोड़ा कैंसिल होता है, आवाज़ कम होता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, द प्लांट डज नॉट वर्क सेटिस्फैक्ट्री अंडर द ओवरलोड। ठीक है, वेरिएबल लोड के लिए ध्यान से समझिएगा, वेरिएबल लोड के लिए तो रिस्पॉन्स करेगा अलग अलग लोड के लिए, लेकिन ओवरलोड की स्थिति में अच्छा सेटिस्फैक्ट्री ये काम नहीं करेगा। सेटिस्फैक्ट्री अंडर द ओवरलोड कंडीशन फॉर लार्ज पीरियड, यानी थोड़ा देर के लिए हो गया, मान के चलिए 5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी थी, 5 मेगावाट की जगह अब क्या हो गया 7 मेगावाट आप इससे लोड कनेक्ट कर दिया, जितना बल्ब पंखा कनेक्ट होना चाहिए उससे ज़्यादा कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये अधिक समय तक ये आपका संतुष्टि के साथ आपका सप्लाई नहीं दे सकता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस होने लगेगा, हीट प्रोड्यूस होने लगेगा और आपका जनरेटर डैमेज हो सकता है, पावर प्लांट फेल हो सकता है। इसीलिए ओवरलोड कंडीशन में ये अच्छा काम नहीं करता है। तो वही बात लिखा कि द प्लांट डज नॉट वर्क सेटिस्फैक्ट्री अंडर द ओवरलोड कंडीशन फॉर लार्ज पीरियड। कुछ देर के लिए तो करेगा लेकिन लार्ज पीरियड के लिए नहीं करेगा। लंबे समय कीजिएगा तो आपका हीट ज़्यादा होने लगेगा, आपका अल्टरनेटर या आपका पावर प्लांट फेलवर हो सकता है। ठीक है, लास्ट डिसएडवांटेज क्या लिखा गया, मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन कॉस्ट इज ऑल्सो हाई। अब लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रीसिंग जो हम लोग देते हैं। आप देखा होगा बाइक उक चलाते हो तो आपको मालूम होगा मोबिल डाला जाता है। मोबिल क्यों, कि इंजन फ्रीली काम कर सके। इसके अलावा जगह जगह पर ग्रीसिंग भी करते हैं हम लोग। तो इसके अंदर जो भी आपका घर्षण को कम करता है ऐसा आपका जो पदार्थ होगा उसको हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन कहते हैं। तो जो लुब्रिकेशन यानी मोबिल है, ग्रीस है, ये सब बहुत ज़्यादा लगता है इसके अंदर डीजल इंजन के अंदर। तो यहाँ पर आपका मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन कॉस्ट इज ऑल्सो हाई डीजल पावर प्लांट के अंदर। तो आ रहा समझ में। तो हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखा, इंट्रोडक्शन देखा। आई होप सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग डीजल पावर प्लांट का एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ यूज़ होगा वो देखेंगे, फिर डीजल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।